Hello everyone. Welcome to our channel MedGX. My name is Radhika Sharma and हम लोग अपने चैनल पे कर रहे हैं NCERT सीरीज जिसमें हम एक चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसने वो चैप्टर नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखो, सबसे पहले तो जो आपका इंट्रोडक्टरी पेज यहाँ पर दे रखा है, इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन स्टिल हमें बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे अगर हम किसी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से H रिमूव करके यहाँ पर हेलोजन का एडिशन करा दे, एक हेलोजन लगा दे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये जो एरोमेटिक वाले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हेलो एरीन, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है जी। तो ये हमारी बिल्कुल बेसिक बात हो गई। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर, जरा आप इस पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो। अभी क्वेश्चन एज सच आता नहीं है, बट स्टिल अगर चीजें दे रखी है तो हम लोग को एक रीड तो मार लेनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको यूजेस में इसके यूजेस के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत, कि आपको जैसे हेलोथेन है, हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। जो सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें भी हमारे क्या होते हैं, एल्काइल हेलाइड्स होते हैं, हेलोथेन। अब उसके बाद टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर को क्योर करने के लिए यहाँ पर एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं दैट इज क्लोराएम्फेनिकोल। तो उसमें ये भी हमारा कैसा है, ये दिस कंपाउंड इज ऑल्सो अ हेलो एल्केन। तो आप देख सकते हो कि इनकी एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। और जो थायरॉक्सिन होता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी आयोडीन प्रोड्यूस करती है, तो कौन से हार्मोन की वजह से करती है, थायरॉक्सिन की वजह से। तो जिसकी डेफिशिएंसी से गोइटर भी होता है, वो हम लोग उसमें भी पर्टिकुलरली जो होता है हमारे हेलो एल्केन्स ही होते हैं। तो ये सारी चीजें में भी कभी पूछ ली जाए, अभी एज सच इतना तो इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बट एक बार नजर मारना इज इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। अब इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से भी नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो तुम लोगों को लगता है यार ये छोड़ देते हैं, इसमें से क्या पूछेंगे, लेकिन यहाँ से भी ट्रस्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है जी, एक हेलोजन होगा तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन होंगे तो डाई हेलो एल्केन, और तीन अगर इसके साथ हेलोजन जुड़े होंगे तो ट्राई हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक के साथ एक हेलोजन है तो मोनो हेलोएरीन, दो है तो डाई हेलोएरीन, थ्री है तो ट्राई हेलोएरीन। ये सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। इसे मैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे करके, अब देखो ये चीज मुझे लगता है हर बच्चे को पता होनी चाहिए, डिग्री, क्योंकि आगे तुम जब करते हो तो प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड, टर्शरी हेलाइड, ये बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसी भी हेलाइड को बोलते हैं, तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास अगर CX बॉन्ड है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसे, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए, जैसे RCH, H है, R H X है, R R R X है। तो आप देखो बेटा, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा है, आगे वो कितने कार्बन बोल लो या एल्काइल ग्रुप बोल लो, ठीक है, एल्काइल ग्रुप में कार्बन ही तो होता है, आगे वो कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। अगर एक से जुड़ा है तो हम कहते हैं उसे प्राइमरी, अगर वो दो से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री हेलाइड। अगर ये कार्बन तीनों इसके साथ एल्काइल हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है इसके पास, तो ऐसे एल्काइल हेलाइड को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। क्योंकि जब हम आगे पढ़ाते हैं आपको बोलते हैं 3 डिग्री हेल्काइल ये रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, तो आपको उस वक्त हम ये नहीं बोलेंगे कि 3 डिग्री ऐसा दिखता है, ये हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तो ये आपके बेसिक्स होते हैं, इनको छोड़ के हमको नहीं चलना है।
इसके बाद बात कर लो एलाइल हैलाइड्स। अब इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में, तो एलाइल हैलाइड्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो देखो बेटा, एलाइल हैलाइड्स आपके पास कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, उसके साथ में एक कार्बन होगा, ठीक है जी, इसे मैं लिख देती हूँ CH2, और इसके साथ आपका हेलोजन जुड़ा होगा। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को हम कहते हैं एलाइल हैलाइड्स। आप देखो ये कार्बन कैसा है, दिस कार्बन इज योर sp2 कार्बन। sp2 कार्बन के बगल में अगर एक sp3 कार्बन आ जाए, एक sp3 कार्बन आ जाए और उस पे हेलोजन जुड़ा हो, ऐसे डायरेक्टली sp3 से जुड़ा होगा तो आप उसे एलाइलिक हैलाइड नहीं बोल सकते। आपका sp3 sp2 के बगल में होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉल इट एलाइल हैलाइड। अब क्या तुम एलाइल हैलाइड को पहचान जाओगे? कई बार ये ऐसे बना के दे देता है इस तरह से, तो ये भी देखो, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा sp2 कार्बन, यहाँ है sp3, अगर मैं इस पे हेलोजन चिपका दूं तो इसे भी मैं क्या बोलूंगी, एलाइल हैलाइड। ये बातें हमें कुछ एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर बेंजाइलिक हैलाइड, कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज bonded to sp3 hybridized carbon attached to aromatic ring। ध्यान रहे यहाँ एलाइलिक में आपका जो sp3 कार्बन था वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, लेकिन बेंजाइलिक में आपका जो sp3 कार्बन होता है वो बेंजीन रिंग से बॉन्डेड होता है। ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका कार्बन कैसा है बेटा, sp3। आप देख लो ये sp3 है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मास, तो sp3 है। अब इस sp3 के बगल में अगर बेंजीन रिंग है और इसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो इसे बोलेंगे बेंजाइलिक। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको पेपर में ऐसा लिखा आ जाता है। तुम ध्यान से देखो ना बेटा, ध्यान से देखो, ये कोई बेंजीन रिंग थोड़ी है, इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। ये तो सिंपल एक sp2 के बगल में sp3 है जिसपे हेलोजन जुड़ा है, तो इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। तुम इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। चलो, आई थिंक तुमको एलाइलिक बेंजाइलिक इज क्लियर ना। अब देखो विनाइलिक किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली तुम्हारा हेलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली तुम्हारा हेलोजन जुड़ा है तो ऐसे, जैसे इसे हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते थे, बेंजाइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। क्योंकि ये तुम्हारा कार्बन sp2 है और sp2 से डायरेक्टली तुम्हारा हेलोजन अटैच्ड है। ये देखो यहाँ पे भी देखो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से तुम्हारा ऐसे हेलोजन जुड़ा है। अगर तुम्हें इस कलर से नहीं दिख रहा है इस पे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देती हूँ बना के, यहाँ पे, कि ये देखो ये बना बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड और डायरेक्टली इससे हेलोजन जुड़ा है, तो आप ऐसे हैलाइड्स को विनाइलिक हैलाइड्स कहोगे। अब एराइल हैलाइड जो हम हेलो एरीन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनको हम कैसे देखेंगे, तो बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली तुम्हारा हेलोजन जुड़ा होगा तो उसे आप कहोगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आपका वो होगा जैसे हेलो एरीन जिसे आप कह रहे हो। ठीक है जी, हमें यहाँ तक क्लियर है, क्लासिफिकेशन क्लियर हर बच्चे को होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं बेटा हम अपने नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर में आप देखो, नॉमेनक्लेचर इसका इतना टफ नहीं है, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो जो इजी वाला पार्ट होता है ना वो ये वाला है। बाकी जो मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में स्पेशल सुफिक्स वगैरह बताए वो आपको हो सकता है कि उसमें दिक्कत आती हो, लेकिन इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक बार यहाँ पे देख लो, जैसे ये है 1 2 3, 3 कार्बन है, आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप यहाँ से करोगे जहाँ पे तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ा है, 1 2 3, तो दिस विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा हाँ, आइसो, और मैं तुमको आइसो सेकेंडरी और नियो के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, आगे टेबल में भी दे रखे हैं बट यहाँ पे ही बता देती हूँ। क्योंकि बहुत बारी ना ऐसा होता है कि
हम लोगों को, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो इन ग्रुप्स में कंफ्यूजन रहता है। कॉमन नेम में तो हम इन्हें यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं, क्वेश्चन में भी कई बार कॉमन नेम देके पूछ लेता है। तो बेटा ध्यान रखो कि जब भी तुम्हें सी एच के ऊपर दो सी एच थ्री ग्रुप्स मिल जाएं, एक सी एच के ऊपर दो सी एच थ्री ग्रुप्स मिल जाएं, आप ऐसे ग्रुप को क्या बोल देते हो? आइसो। अब यहां पे बनाया है इन्होंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी में आइसो ग्रुप में क्या किया, इस आइसो ग्रुप में जोड़ दिया Cl। अब तुमने आइसो तो इसके लिए यूज किया कि मैम CH के ऊपर दो CH3 हैं, सो वी नो दैट वी हैव टू यूज आइसो। अगर मैं तुमसे इस कार्बन की डिग्री पूछूं, तुम क्या बोलोगे? मैम ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि ये आगे जिस कार्बन के साथ तुम्हारा हेलोजन जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, आइसो भी एक 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन जब भी CH के ऊपर दो CH3 ग्रुप्स होंगे हम उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल। आइसो लगा के सिंपल कार्बन काउंट करो, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, अब एक और कार्बन मैं तुमको यहाँ पर मैं एक और तुमको बताती हूँ। जैसे अगला इन्होंने बना के रखा हुआ है हमारे लिए CH3 CH CH3 CH2 Cl। इसका नाम क्या बोलोगे? कॉमन नेम क्या बोलोगे? आयुपैक तुम लिख लोगे, मैं तुमको कॉमन सिखा रही हूँ। ये आइडेंटिफाई किया तुमने कि मैम एक CH हमको मिला और उस CH पे हमको दो CH3 ग्रुप्स भी मिल गए, मतलब हमें तो हमारा आइसो ग्रुप मिल गया। अब हमें ये पता है कि इसके नाम में मुझे आइसो यूज करना है, लेकिन कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, फिर टोटल कार्बन काउंट किया करो और फिर उसे लिखो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। सिंपल। आइसो मिल गया बस, उसके बाद तुम डिग्री विग्री कुछ चेक नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस कार्बन की डिग्री प्राइमरी है, आपने आइसो मिल गया, फिर आपको डिग्री विग्री चेक नहीं करनी है, आपने आइसो ढूंढा। सेकेंडरी में यू हैव टू सी, अगर आप किसी को सेकेंडरी अल्कोहल बोल रहे हो तो दैट मीन्स उसमें जो कार्बन या सेकेंडरी क्लोराइड बोल रहे हो, इसका मतलब जो क्लोरीन के साथ कार्बन जुड़ा है वो सेकेंडरी है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये वाला कार्बन है और ये जुड़ा है तुम्हारा CH3 CH2 CH3 और आगे ये जुड़ा है तुम्हारा क्लोरीन से। सबसे पहले जब भी तुम्हें सेकेंडरी लिखना है तो तुम ये देखो क्या ये ग्रुप तो नहीं है, क्या इसके अंदर आइसो ग्रुप तो नहीं है। आपने CH ढूंढा, आपको CH पे दो CH3 नहीं मिले। नाउ यू विल चेक द डिग्री। आप चेक करोगे, ओके जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? सेकेंडरी। तो आप क्या लिखोगे? सेक। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम ये आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को फिर 3 डिग्री में भी प्रॉब्लम है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड जो लिखा हुआ आता है। तो आप देखो ये वाला कार्बन, क्या यहाँ पे कोई CH है? पहले आप आइसो के लिए चेक कर लिया करो ताकि आप आइसो वाली साइड से रिलीफ हो जाओ कि आइसो नहीं है, उसके बाद आप फिर कार्बन की डिग्री चेक कर लो। ये कार्बन तुम्हारा किससे अटैच है? Cl से। इसकी डिग्री कितनी है? एक किस कार्बन से? 3 कार्बन से, तो 3। तो आप क्या लिखोगे? टर्ट 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। सिंपल। एक आपको आता है नियो वाला। नियो वाले में बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नियो कुछ इस तरह का कार्बन होता है जिसके आसपास 4 कार्बन होंगे। अब तुम्हें इसको और इसको देख के सेम नहीं लगने चाहिए। नियो के लिए कंडीशन होती है कि मिनिमम 5 कार्बन आर रिक्वायर्ड, 5 कार्बन रिक्वायर्ड। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ऐसा वाला ग्रुप, इसे कहते हैं नियो। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 कार्बन
और यहाँ पे तुम्हारा Cl जुड़ा है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, नियोपेंटाइल। कभी तुमने नियोब्यूटाइल तो नहीं सुना होगा, हमेशा नियोपेंटाइल ही सुनते हो। सो दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। मेरे ख्याल से तुमको आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब नियो, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तो। अब देखो, अब तुम पहचान लोगे, ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, मैंने वहां पे बनाया है। अब यहां आ जाओ, दिस इज योर ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमोबेंजीन बोलोगे, दो ब्रोमीन है तो देख लो 1 2 3, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन आयोपेक। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसे, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, तो आप इसे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन बोल सकते हो। यहाँ देखो, ये नाम कभी पेपर में आया तो तुम्हें फिर कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे इसका कॉमन नेम आप देखो, ये तुम्हारी बेंजीन कैसी है, इस तरह की बेंजीन है और इस पे सिमेट्रिकल पोजीशन पे तुम्हारे ब्रोमीन्स ब्रोमीन्स जुड़े हैं। तो आप अगर किसी को भी 1 नंबर कर दो तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन अगर आपको इसका आयुपैक, अगर आपको इसका कॉमन नेम आ गया, आयुपैक तुम लिख लोगे, लेकिन अगर तुम्हें इसका कॉमन नेम पूछ लिया, कॉमन नेम से बोल दिया कि ऐसा कोई कंपाउंड है, अब इसका रिएक्शन कराओ, फिर तुम्हें नहीं आएगा। इसे बोला जाता है सिम, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल पोजीशंस पे ब्रोमीन जुड़े हैं तो सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब ये वाली नेमिंग तुम लिख लोगे, आयुपैक नेम्स इनके। चलो, ये हमने एनसीईआरटी में वो चीजें भी पढ़ ली जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हम एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते स्किप कर देते हैं कि यार यहां से नहीं पूछा जाएगा, और आ जाए तो फिर हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम वो माइन्यूट माइन्यूट चीजें यहाँ पर उनको भी लेके चल रहे हैं। अब अगला देखो, बड़ा मजेदार नेमिंग है ये भी, CH3 CHCl, और ऐसे लगा के दिखा दिया मैंने, यही ड्रॉ किया लेकिन थोड़ा ओपन करके दिखा दिया। ठीक है, तुम इसका आयुपैक नेम तो लिख लोगे, 1 डाइक्लोरो इथेन। आयुपैक नेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी हमको मैम, हमें आएगी कॉमन नेम में। तो देखो बेटा, जब आपके पास एक ही कार्बन पे दो हेलोजेंस लगे हो, दो ग्रुप्स लगे हो, आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हो जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड। एक ही कार्बन पे आपके दो हेलोजेंस जुड़े हैं और आपके अलग अलग, अगर आपके अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजेंस जुड़े हैं तब आप उसको विसिनल डाइहेलाइड कहते हो। जेम डाइहेलाइड इज जेमिनल डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड इज योर विसिनल डाइहेलाइड। और इसका एक और कॉमन नेम होता है, दैट इज इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड्स लगे हैं तो इथाइलिडीन क्लोराइड। और इसका नाम होता है तुम्हारा कॉमन नेम एक और, इथाइलिन क्लोराइड। इथाइलिन क्लोराइड। अब इसमें तुम एक कंफ्यूज होते हो कि ये CH2 ग्रुप को ना तुम क्या बोलते हो, मिथाइलिन। ये मिथाइलिन ग्रुप होता है जब इसके साथ दो क्लोरीन जुड़े होते हैं। अब यहाँ तो दो अलग अलग कार्बन थे नहीं कि हम दो अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन जोड़ते, इस CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे तो CH ग्रुप है, CH पे दो Cl जुड़े हुए हैं तो इसे बोल दिया इथाइलिडीन क्लोराइड। यहाँ पे CH2 पे था तुम्हारा एक Cl। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपके पास दो दो कार्बन है, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन और ये CH2 पे है। इस CH2 ग्रुप को तुम क्या बोलते हो, मिथाइलिन। तो इसका नाम मिथाइलिन क्लोराइड होगा, इसको मिथाइलिडीन मत कर देना, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है जी, ये भी आपको कॉमन नेम में यहाँ पर कहीं दिया है, ये रहा तुम्हारा मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है जी।
अब हमें ये समझ में आ गया, हमें जेम और विसिनल, क्योंकि आगे रिएक्शंस करेंगे तो सीधा वहां पे तुम्हें मैं बताऊंगी जेम के साथ ये इसके साथ रिएक्ट करके जेम बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट करके विसिनल बनाएगा। तो क्या हमको ये टर्मिनोलॉजी अपने माइंड के अंदर हम लोग सेट कर चुके? जो बच्चा मुझे देख रहा है वो अभी इसको लर्न कर ले मेरे साथ साथ। और आप फिर जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको क्या फायदा होगा कि मैम ने जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो यार मैम ने हमें ये पॉइंट भी हाईलाइट करवाया था। तो हमको ये दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप अपने से पढ़ोगे आप नॉवल की तरह पढ़ते हो। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको एक आइडिया होगा कि मैम जब इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है तो हमको ये चीजें याद रखनी है, ये कोई ऐसे पन्ना पलट के आगे खिसकने वाली चीज नहीं है। समझ में आई बात? ओके। अब हम लोग को ये जो टेबल यहाँ पे दिया है, कॉमन नेम्स में स्पेशली बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है इसके आयुपैक नेम्स हम लिख पाएंगे, लेकिन कॉमन नेम हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने तुम्हें समझा दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखाना पीछे ही समझाया अभी। इसमें नियोपेंटाइल लिखाना सिखा दिया मैंने तुमको, टर्ट ब्यूटाइल ये सब सिखा दिया। विनाइल क्लोराइड क्या होगा भाई, जब डबल बॉन्ड के साथ ही क्लोरीन जुड़ा होगा तो विनाइल क्लोराइड हो गया तुम्हारा। फिर एलाइल भी तुमको सिखा दिया कि अगर डबल बॉन्ड के बगल में एक sp3 कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा होगा तो एलाइल होगा। फिर मैंने तुमको बेंजीन रिंग का बताया, तो ये नाम सबको याद है भाई, इसे हम टॉल्विन कहते हैं। इटार्ड्स रिएक्शन में तुम्हें पता है ना, टॉल्विन से हम बेंजेल्डिहाइड बनाते हैं। ये टॉल्विन सबको याद है? हाँ जी याद है मैम। तो यहाँ पे अगर मैं चिपका दूं क्लोरो तो ये पोजीशंस क्या क्या होती हैं? अच्छा इन्होंने यहाँ नहीं लगाया, इन्होंने यहाँ लगाया। क्या तुमको पता है कि अगर मैं बेंजीन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो उसके रिस्पेक्ट में बेटा ये पोजीशंस ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब मुंह के पास, ऑर्थो डेंटिस्ट है ना, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारे ज्यादातर उनको यही सब दांतों का ही काम करना होता है, हमारे मुंह के अंदर ही चीजें करनी होती है। तो ऑर्थो का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल मुंह के पास ऑर्थो। मेटा, मेटा आ गया बीच में, और एक्स के पैरों पे पैरा, याद रह जाएंगे ग्रुप्स। अब यहाँ पे तुम्हारा जो Cl जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पे तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन, ये इसका कॉमन नेम आ गया। चलो जी, अब ये तो मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाया बेंजाइल क्लोराइड कि आपके पास एरोमेटिक रिंग किस sp3 कार्बन पे जुड़ा हो हेलोजन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो आप इसे क्या बोलोगे, बेंजाइल क्लोराइड। चलो, मिथाइलिन क्लोराइड मैंने समझा दिया। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वो जो ऐसे क्लोरोफॉर्म से खा के किडनैप कर लेते हैं ना, हम बचपन में देखते थे, वो एक वैन आती थी उसमें लेके जाते थे, वो यही रुमाल में क्लोरोफॉर्म बिल्कुल ऐसे सुखा के बेहोश कर देते थे। फिर आ गया तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म, ये भी पता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या है तुम्हारा एन प्रोपाइल फ्लोराइड, ये तो सिंपल ही है ना, एन प्रोपाइल क्या है ये, फ्लोराइड। हाँ चलो, और अब है तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन पे हमारे प्रिय बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसने बता भी दिया, देखो हम ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमसे पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने या नहीं बने, उसने तुमको लिख के दिया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहे हैं, यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स का जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या हम इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं? क्या हम तैयार हैं? बनाइए। इसने सॉल्यूशन दिया, उसको नहीं। फिर उसने बोला है नेम ईच अकॉर्डिंग टू आयुपैक, फिर उनके आयुपैक नाम लिखो, फिर उसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई करो। मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे तुमको बनाने हैं, कभी भी तुम्हारा गलत नहीं होगा। देखो हमारे पास 5 कार्बन है, अभी ये ब्रोमो ब्रूमो सब भूल जाओ, हाइड्रोजन भूल जाओ, आपके पास 5 कार्बन है, आपने बना दिया, इसी का आइसोमर बना दो। जरा पहले तुम क्या करो, जितने भी तुम पेंटेन के आइसोमर्स बना सकते हो बिंदास बना दो, ठीक है। ओके, तो हमने बनाए
कैसे कैसे बनेंगे? अगर मैं ये कार्बन उठा के इस कार्बन पे लगा दूं तो कुछ अलग बनेगा? नहीं बनेगा। जिसको लगता है बनेगा वो लगाओ और फिर नाम लिख दो। अगर तुम सेम ही नाम लिख रहे हो तो ये समझ लेना तुमने कुछ अलग नहीं बनाया। उसको उठा के यहां चिपकाओ। हाँ जी मैम, ये कुछ अलग बनेगा, ये अब अलग है। अब इसको उठा के बीच में चिपका दो, यहाँ इधर चिपका दो तो कुछ अलग बनेगा। मुझे बताओ, एक बार ही तुमने एक बारी तुमने इसको उठा के यहाँ लगाया तो कुछ अलग नहीं बनना था। इस बॉन्ड को बस हल्का सा नीचे मूव किया तुमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने यहाँ किया, अब यहाँ पे कुछ बनेगा। ये पोजीशन भी 1 2 है, अगर मैं यहाँ लगा देती हूँ ये भी पोजीशन 1 2 है, तो कुछ अलग नहीं बन रहा। जिसको लगता है वो बनाओ, मैं कहती हूँ ऐसे नहीं, तुमको जब अपने आप बनाओगे ना तब पता चलेगा। अब अगर मैं इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दूं तब एक नया आइसोमर बनेगा। तो हमें ये पता चल गया कि पेंटेन के इतने ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब तुम कारागिरी करो बाकी की, कि किस पे ब्रोमो चिपका के मुझे अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, अलग अलग आयुपैक नेम मिलेंगे। तो देखो, एक बार मैं ब्रोमीन यहां चिपका सकती हूँ, इसमें यही कर सकती हूँ इस वाले में, या फिर ये 5 एक बार मैंने, या मैं यहां चिपका सकती हूँ। ये मेरे पास देखो अलग अलग पोजीशन है, यहां चिपका दूं, यहां बनेगा 1 ब्रोमो, यहाँ 2 ब्रोमो, यहाँ 3 ब्रोमो। अब यहां चिपका दिया तो 4 ब्रोमो नहीं, फिर नंबरिंग वहां से शुरू होगी तो 2 ब्रोमो। तो याद रखो कि यहां से हमें कितने कितने कंपाउंड मिलेंगे, बना ही देती हूँ सारे तुम्हारे लिए। ठीक है, इससे मुझे कितने मिल गए? मुझे मिल गए 3 मुझे यहां से मिल गए। अब इसमें देखो, इसमें मैम आप एक बार, इसमें आप क्या करो कि आप एक बार इसके साथ चिपका दो। ठीक है, अब अगली बार कहाँ चिपकाऊं? अगली बार मैम इसके साथ चिपका दो। ठीक है, फिर भी अलग, इसके साथ चिपकाया, इसके साथ चिपकाया तो एक ही बात है। इसके साथ चिपकाऊंगी, अगला इसके साथ चिपकाऊंगी तो भी मुझे अलग आयुपैक नेम मिलेगा। अगली बार इसके साथ चिपकाऊंगी तो भी मुझे अलग आयुपैक नेम मिलेगा। ठीक है जी, तो मुझे यहां से कितने मिल गए टोटल? 4 मिल गए मुझे यहां से टोटल, 4 मिल गए। 3 यहां से ऊपर से मिले, यहां से। अब ये तो सारे इक्विवेलेंट है ना, कहीं भी लगाऊं एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो यहां से एक ही मिलेगा। तो टोटल मुझे कितने मिल गए? 8 आइसोमर मिल गए ना, टोटल मुझे 8 आइसोमर मिल गए। क्या कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देखो यहाँ पे एक चीज तो मैं बताऊं, मैं वैसे बता देती हूँ, तुम्हारे काम की तो है ही। ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, ये कार्बन कैसा है? कायरल। अगर हमसे वो स्टीरियो आइसोमर भी पूछता ना, फिर हम कायरल कार्बन्स भी ढूंढते कि कौन कौन से कार्बन कायरल बने हैं। क्योंकि अगर एक का आर है तो उसी का एस भी होगा, तो फिर इसके 2 आइसोमर अलग काउंट होते हैं। लेकिन उसने हमसे सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछे हैं, तो हम स्टीरियो पे नहीं जाएंगे। अगर हम स्टीरियो पे जाते तो हम फिर ये चीज भी देखते। ठीक है, चलो, अब हमको यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आ जाओ, हाँ, ये लिख लोगे, नाम लिख लोगे, इनका नामकरण संस्कार तुम कर लोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री भी तुम बता दोगे। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से हम लोग कोई एक ट्राई कर लेते हैं, बाकी तुम ट्राई करना। ठीक है, कोई सा भी ट्राई कर लेते हैं। ये वाला ट्राई कर लेते हैं, चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला। तो इसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस तरह से, जैसा इन्होंने बनाया वैसा ही बना देते हैं। यहाँ पे तुम्हें विजिबिलिटी ज्यादा होती है ना, इस तरफ लिखती हूँ मैं तो देखो, अब मुझे क्या करना है, मेरे को सेलेक्ट करना है यहाँ पे एक ऐसी चेन जिसमें मेरा मल्टीपल बॉन्ड आए। प्रायोरिटी क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप ना हो तो हम मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस मल्टीपल बॉन्ड को लेना है। कार्बन कितने हैं? एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये। तो मैं क्या करूंगी, यहां से यहां जाऊंगी। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैम आपको ऐसे जाना चाहिए था, अगर तुम कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, ठीक है जी, इसे मैं ना थोड़ा ऐसे लिख लूं,
CH2Br चलेगा ना? अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैम आपको ऐसे चले जाना चाहिए था, यहाँ पे H है, ध्यान रखो अगर मैं H नहीं लिखूंगी तो मिथाइल लगेगा मुझे, फिर गलत हो जाएगा। तो मेरे को ये कार्बन है, कोई सोच रहा है कि मैम आप नीचे की तरफ चले गए, आप ऐसे जाते तो भी आपको 3 कार्बन मिलते है ना, आप ऐसे भी तो जा सकते थे। तो बेटा देखो, मान लो अब फिर मैं नंबर करती हूँ, तो 1 2, मैं डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देने की कोशिश करूंगी, तो मैं जाऊंगी 3, मुझे क्या मिला? एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिला ना मुझे। जब मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ जाके मुझे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं। तो जब मैं ऐसे गई तो मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, इसीलिए हम ऐसे जाएंगे। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? तो नंबर कैसे करोगे? ऑब्वियसली इसको छोटा नंबर दोगे डबल बॉन्ड को, 1 2 3, तो आपके पास नाम क्या आ जाएगा? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और 2 पे क्या है? मिथाइल। मैंने पहले 3 लिखा 2 से, क्यों? क्योंकि बी पहले आता है एम से, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। 2 मिथाइल, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोप 1 इन या प्रोपीन। ठीक है जी, हाँ जी, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये नाम आ गया, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। ऐसे करेंगे, बाकी सारे की तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे जो भी रूल्स हैं आयुपैक के सब यूज हो जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें मुझे जो लगता है कि तुम्हें थोड़ी मुश्किल आएगी बनाने में, वो मैं बना के बता देती हूँ। यार ये दिखता दिखता है ना तुम लोग को? नहीं दिखता है तो देखो मैं साइड में भी इसीलिए ड्रॉ करके चलती हूँ कि कोई दिक्कत आए तो तुम देख सको। तुम्हें बोला है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन बनाने को। तो क्या तुम बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, पहले तो बेंजीन बनाओ। ये बना दी बेंजीन। 1 पे क्या बोला? ब्रोमो। 2 पे क्या बोला? मिथाइल। ये प्रॉब्लम दे सकता है तुम्हें 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन मैंने सेकेंडरी बनाना सिखाया। 4th पोजीशन, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पोजीशन, 4th पे लगा दो। कैसे लगाएंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल? आइसो नहीं बनना चाहिए बस। अगर यहाँ पे CH है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना। तो अगर मान लो मुझे 4 कार्बन चाहिए, मुझे यहाँ पर 4 कार्बन चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि इसके पास मैं लगा दूं अगर एक CH3, अभी कितने हुए? 2, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, हाँ ये CH। अब इसके पास मैं CH3 तो लगा नहीं सकती, तब 3 ही कार्बन होंगे और आइसो बन जाएगा। क्या लगाऊंगी मैं? CH2 CH3। बट हाँ, अगर किसी के खुराफाती दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि हम ऐसा कर देंगे तो भी तो 4 कार्बन है, तो ध्यान से देखना बेटा, इस कार्बन की डिग्री 3 हो गई, हमें सेक बोला है, तो हमें एक तरफ इथाइल रखना पड़ेगा और एक तरफ मिथाइल रखना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बना लोगे ऐसे स्ट्रक्चर्स अब? ओके। अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में देखो, इन्होंने बनाया हुआ है अपना बढ़िया सा कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर है। क्यों पोलर है मैम? क्योंकि जो भी हेलोजन यहाँ पे होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, तो उस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड मेरा कैसा बन जाएगा? पोलर। ये बॉन्ड मेरा कैसा बन जाएगा? पोलर बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हेलोजन जो है हमारा, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर। यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है। अब इन्होंने एक और चीज लिखी यहाँ पे कि एज वी गो डाउन इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स आप अगर CF CL CBr CI आप मूव करोगे तो आपको पता है हेलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो वो साइज इंक्रीज होने से क्या हो गया? क्योंकि फ्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। तो एक चीज इन्होंने बोली कि आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई,
अब क्या तुम्हें इतना पता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब कार्बन और आयोडीन वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंड हेल्पीज, हमें एक टेबल दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, जनरली तुम इसे स्किप कर जाते हो, लेकिन दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास CH3F दिया है, तो देख लो बॉन्ड लेंथ 139, फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो डाउन द ग्रुप जाने पे तुम्हारा बॉन्ड लेंथ का डेटा देख लो इंक्रीज कर रहा है। अब बोला बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आपका पास बॉन्ड लेंथ कम है, किसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी तुम्हारी डाउन जाने पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, ये डिक्रीज का साइन है। तो डाइपोल मोमेंट में तुम्हें यहाँ पे थोड़ा अटपटा सा ऑर्डर मिलता है, और जनरली उस पे क्वेश्चन भी आ जाता है जब हम केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट पढ़ाते हैं, हम तुम्हें वहां भी इसको लर्न करवाते हैं एज एन एक्सेप्शन, और तुमको इस चैप्टर में भी इसका डेटा गिवन है। तो तुम देखो क्या होती है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू डी। जनरली हम बोलते हैं Q इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं डेल्टा EN के बेसिस पे बोल देते हैं कौन ज्यादा पोलर होगा कौन ज्यादा नहीं, लेकिन डी का भी समटाइम्स रोल होता है। और यहाँ पे जो ये हल्का सा डिफरेंस तुम देख रहे हो कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन वाली डाइपोल मोमेंट में, ये डी की वजह से आया है। तो यहाँ पे अगर तुम डेटा देखो, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है तुम्हारी CH3Cl की, फिर तुम्हारी CH3F की है, फिर तुम्हारी CH3Br की है, और फिर तुम्हारी सबसे कम CH3I की है। तो क्या तुम इसे याद रख लोगे, इसे याद सारे बच्चे रख लेंगे? आई थिंक ये अब सब याद रखेंगे, क्योंकि जब मैंने फोकस करवाया है, तो जब भी अब तुम एनसीईआरटी उठाओगे तो तुम इस चीज को रिवाइज करना नहीं भूलोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ना, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है विजिबिलिटी में, अपनी एनसीईआरटी उठा के लाओ, मैं साथ साथ में लाइनें मार्क तुमको करवाऊंगी और तुम्हें पढ़ के उनका मतलब भी यहाँ पर समझाऊंगी। तो देखो ध्यान से अब इस पैराग्राफ को देखना, क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हैं। कलर में कोई और रेड कलर इस पे सही विजिबल होता है, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। अब हाइड्रोक्सिल, सबसे पहले तुम्हें बोला है एल्कोहल से अगर मुझे एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हेलाइड बनाना है, नॉट क्लोराइड, कोई एल्काइल हेलाइड बनाना है, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड ही बनाया है, वैसे ROH से RCl बनाया है, तो हम HCl का यूज करेंगे, ZnCl2 का यूज करेंगे। आप याद करो एल्कोहल फिनॉल इन ईथर्स में हम इसे क्या बोलते थे, कंसंट्रेटेड HCl, और ZnCl2 इसे हम क्या कहते थे, लुकास रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो नीट वाले बच्चों, हर बार लुकास रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। अगर आज तुम मेरी बात को ध्यान दे दोगे, हो सकता है इस साल तुम्हें नीट एग्जाम में लुकास रिएजेंट का क्वेश्चन देखने को मिले, पिछली साल भी मिला है, उससे पिछली साल भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि अब मैम पिछली साल मिला तो इस साल नहीं मिलेगा, वो किसी भी तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो होता क्या है कि जो तुम्हारे 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, वो इसके साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करके इमीडिएट टर्बिडिटी दे देते हैं। इमीडिएट टर्बिडिटी, ये टेस्ट भी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। चलो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे, 2 डिग्री में जो टर्बिडिटी आएगी वो 5-6 मिनट में आएगी, और 1 डिग्री में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, और हमें पता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल। तो अब यहाँ पे देखो ये कितनी प्यारी, ये थायोनाइल क्लोराइड वाली लाइन मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं ये वाली पढ़ देती हूँ। The reaction of primary and secondary alcohol with HCl
रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये जो लाइन मैं यहाँ पे पढ़ने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछा है। नीट का तुम प्रीवियस ईयर उठा लोगे, इस लाइन पे भी बेटा क्वेश्चन पूछा है। तो अपनी एनसीईआरटी में मेरे साथ साथ मार्क करो, इस लाइन को फिर से पढ़ रही हूँ। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल with HCl require the presence of catalyst ZnCl2। मतलब आपको ये कह रहा है कि 3 डिग्री के साथ अगर आप ZnCl2 कैटलिस्ट नहीं भी लोगे, डायरेक्टली उसका रिएक्शन HCl से कराओगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं देंगे। उसके लिए हमें ये ZnCl2 यूज करना ही पड़ेगा, बिना इसके रिएक्शन वो नहीं देंगे। आपके assertion रीजन टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। With tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking alcohol with concentrated HCl at रूम टेम्परेचर। आप जरा सा कंसेंट्रेटेड HCl के साथ शेक करोगे 3 डिग्री अल्कोहल को, रिएक्शन हो जाएगी, बट 2 और 1 में आपको ZnCl2 लेना पड़ेगा। चलिए ये लाइनें मार्क कर लो। अब तुम्हें बोला है अगर तुम्हें RBr बनाना है एल्काइल ब्रोमाइड तो HBr लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर तुमको RI बनाना है गुड यील्ड में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोटाशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा या सोडियम आयोडाइड इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रहे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में लेने को ये कह रहा है तुमसे H3PO3 में, इसको तुम H2SO4 में नहीं ले सकते हो। तुम अगर ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तुम्हें कि व्हाई वी आर नॉट, कि ROH में अगर मुझे इसको चेंज करना है RI में तो मैं KI के साथ H2SO4 क्यों नहीं ले सकता, क्यों हम H3PO4 ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अच्छा यहाँ पे इसको नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है तो हम क्यों नहीं लेते भाई H2SO4 को। मैं तुम्हें यही क्लियर कर देती हूँ कि KI तुम्हारा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके HI तो बनाएगा, ठीक है जी, HI तो बनाएगा, लेकिन क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस HI को I2 में चेंज कर देगा और I2 रिएक्शन नहीं करता है। तुम ये देखो, ये जो तुम्हारा ROH होता है ये तुम्हारा बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको क्या चाहिए होता है, H+ चाहिए होता है ताकि हम इसे प्रोटोनेट करें, ये चेंज हो जाए गुड लिविंग ग्रुप वाटर में, फिर ये बनाएगा कार्बोकेटाइन, और फिर आपने कुछ भी लिया है जैसे HCl लिया है या HI लिया है, फिर ये इस पे रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा तुम्हारा ऐसे RCl, ठीक है। OH इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि होना क्या चाहिए था, HI आया, H+ ने प्रोटोनेट किया, वो निकला, I ने अटैक किया, RI बन गया। बट यहाँ पे क्योंकि आपका HI ऑक्सीडाइज कर दे रहा है H2SO4 उसको I2 में, जो कि रिएक्शन नहीं देता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन H2SO4 यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही इन टेक्स्ट में गिवन है। उसके बाद आप आ जाओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स 3 डिग्री 2 डिग्री, ये मैं समझा चुकी। इसके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब बोल रहा है कि आपको अगर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर जनरेटेड इन सिटू इन द रिएक्शन मिक्सचर, ये कह रहा है कि आप जब ROH से ROH + PCl3 या PCl5 कर रहे थे, यहाँ पे PCl5 है, तो आपके पास RCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है और HCl बन रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ से ROH से आपको अगर RBr या फिर RI बनाना है तो आप क्या करोगे, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन बना रहे हो तो ब्रोमीन, आयोडीन बना रहे हो तो आयोडीन, ये आपको उसी वक्त लेना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर में अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाने हैं। अब ये रिएक्शन याद रखना, यहाँ पे एक ये चीज भी याद रखना, कई बार साइड प्रोडक्ट नीट में पूछे गए हैं कि ROH का रिएक्शन जब तुम PCl3 से कराते हो तो तुम्हारे पास RCl के 3 मोल बनते हैं और साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है। ये बहुत बार पूछा गया है नीट एग्जाम में। अगर तुम ROH का रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हो फिर क्या साइड प्रोडक्ट बनते हैं, देखो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो,
मैं हमेशा सिखाती हूँ PCl3 और यहाँ Cl, यहाँ Cl, RCl निकालो, HCl निकाल दो, POCl3 निकाल दो, RCl, POCl3 और HCl निकाल दो। ये बात समझ में आई? ये मैंने तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया है, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है जी। एक रिएक्शन अब ये देख लो, एक ROH का रिएक्शन NaBrH2SO4 से करवा दो तो भी RBr मिल जाता है। और ये जो लास्ट रिएक्शन बची है इसको देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन इसको कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? डार्जन रिएक्शन। एंड इससे हमें क्या मिलती है? RCl बहुत अच्छी यील्ड में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ROH का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराते हो, SOCl2 के साथ कराते हो तो आपको RCl, SO2, HCl ये गैसियस मिलते हैं, ये उड़ जाते हैं, आपको प्योर RCl यहाँ से मिलता है बहुत अच्छी यील्ड में। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड। सबसे ऊपर ही ये लाइन लिखी हुई है, सबसे ऊपर ये लाइन लिखी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, thionyl chloride is preferred because in this reaction alkyl halide is formed along with gases SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halides. तो assertion reason का क्वेश्चन बन सकता है ना, बहुत अच्छा ये वाला, ठीक है जी। ओके चलो इसे सीधा करते हैं, अब ये पेज वैसे भी कम ही बचा है अपने पास। चलो ऐसे देख लो, यहां से सिर्फ ये सारी लाइनें पढ़ ली, फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसके लिए हमको वैसे भी नेक्स्ट पेज पे ही जाना है, तो चलो इसको ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब ये तो तुमने कहाँ पढ़ा है? हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा हुआ है। क्या रिएक्शन है तुम्हारा बेटा? जब भी तुम्हें एल्केन्स दिखे, एल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन कौन से होते हैं तुम्हारे? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो CH2 CH2 CH3। अब ये जो मेथड है ना तुम्हारा, ये मेथड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है तुम्हारे एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हेलाइड्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब तुम क्लोरीनेशन करा रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में तो आपको ढेर सारे क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको कोई एक डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे कि आपको यहाँ से CH3 CH2 CH2 अगर मैं सिर्फ मोनोक्लोरीनेटेड बनाऊं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर प्रोडक्ट के मिल जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं होता है। अब एल्कीन से यहां से लिख लो भाई, चाहे तुम इस क्वेश्चन को हाइड्रोकार्बन का मानो, चाहे हेलो एल्केन हेलो एरीन का मानो, यहां से क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अब क्योंकि एल्कीन्स के रिएक्शन है तो आपको हाइड्रोकार्बन्स में भी दे रखे हैं, क्या बोला है? एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। आपके पास एल्कीन है, बोल रहा है आप उसमें क्या कर दो? एसिड ऐड करा दो। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। ध्यान रखो ये कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, HCl HBr HI। तो क्या बन जाएगा? ये तो सिमेट्रिकल एल्केन है तो एक तरफ H लग गया, एक तरफ X। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, अब मैं वो तुम्हें मार्कोनिकोव्स नहीं रटने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, और रीअरेंजमेंट जहां हो गई वहां फिर तुम मार्कोनिकोव से प्रोडक्ट बना के आ गए तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। चुपचाप इसको मैकेनिज्म सोच के कर लिया करो। CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे यहाँ पे कराना है HBr का एडिशन, तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कि ये बॉन्ड मैं इस तरह से ब्रेक करूंगी। देखो हम डायरेक्टली ऐसे दिखा देते हैं ना कि H पे बॉन्ड ने अटैक किया, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम सोचते रहे तो कैसे हो गया। तुम क्या कर लिया करो अपने दिमाग में, अपने दिमाग में तुम क्या किया करो, इस पाई बॉन्ड को सोचा करो, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सोचा करो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाए उस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं किस पे शिफ्ट करूं, इस पे या इस पे?
अब इस पे शिफ्ट करने का फायदा ये है कि पॉजिटिव इस पे बनेगा और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। तो तुम क्या किया करो कि इसको इस पे शिफ्ट कर दिया करो और पॉजिटिव ऐसे बना दिया करो। अब तुम्हारे पास HBr में से तुम्हारे पास पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H है, तो इसका अटैक करा दो H से, इसका अटैक करा दो H से। अब पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, मैंने एक साथ ही दिखा दिया। अब पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, Br लग जाएगा। ठीक है जी, हो गया अपना रिएक्शन। अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, जैसे मान लो कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन तुम्हारा बन रहा है, ठीक है, ऐसा कार्बोकेटाइन तुम्हारा बन रहा है, तो यहां से तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये 2 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है। फिर तुम ये कराओगे और फिर तुम नेगेटिव पार्ट को अटैच कराओगे। तो मत मारो मार्कोनिकोव्स के रट्टे, ऐसा सवाल आ जाएगा तो तब तुम फंसोगे। अब उसके बाद एक और चीज इसी में बता रही हूं, यहां पे नहीं लिखी है, लेकिन ट्रस्ट मी नीट एग्जाम में इतनी बार पूछा है और इसी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी पूछा है। इसको यहां पे नहीं लिखा हुआ है उसने, लेकिन उसने इसी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा। तो मैं तुमको यही बता देती हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये है, ये वाली एल्कीन है और HBr को पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में वो अटैच कराना चाहता है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा है, तो फिर एंटी मार्कोनिकोस बिंदास प्रोडक्ट बनाओ। तुम मैकेनिज्म के बारे में नहीं सोचना चाहते हो मत सोचो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें, लेकिन अपना एंटी मार्कोनिकोस प्रोडक्ट बना के आ जाओ। लेकिन HBr अकेला होगा तब तुम्हें वही मैकेनिज्म करना है। HCl पर ऑक्साइड आ गया फिर भी वही करना है, हमेशा HBr के साथ अगर पर ऑक्साइड देख लिया तब तुम वहां जाओगे। होता क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे CH है, CH3 CH, पहले तुम्हारा Br चिपकता है, पहले तुम्हारा Br चिपकता है फिर तुम्हारा रेडिकल बनता है। अब रेडिकल तुम्हारा इससे और इसमें देखे तो इस पे स्टेबल होगा ना, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, फिर तुम्हारा H चिपकता है। इसीलिए बेटा एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बना दोगे, HBr पर ऑक्साइड देख के तुम्हारा सही होगा। अब बात करते हैं तुम्हारा सेकंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। आपको पता है डबल बॉन्ड पे तुम्हारे हेलोजन ऐड होके तुम्हें विसिनल डाइब्रोमाइड बना देते हैं, अगल बगल पे हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये जो एडिशन ऑफ ब्रोमीन है CCl4 के प्रेजेंस में टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, ये किस कलर की होती है भाई, रेडिश ब्राउन कलर की। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये कलरलेस प्रोडक्ट बन जाता है, रेडिश ब्राउन कलर तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस रिएक्शन constitutes an important method for the detection of double bond in the molecule। अगर एक तरफ एल्केन करा दूं उसमें नहीं होगा ये रिएक्शन, एल्कीन कराऊंगी उसी में होगा एडिशन रिएक्शन, और हमें पता चल जाएगा जहां ब्राउन कलर डिस्चार्ज होगा कि कौन हमारी एल्कीन थी कौन एल्कीन थी। ठीक है, तो डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन दे रखा है, बट बिना सॉल्यूशन देखे ट्राई कर लो बेटा। पूछा गया है तुमसे आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो आइसोमर्स ऑफ क्या दे रखा है हमें, ये बना के देख लेती हूँ। CH, अब इन्होंने ऐसे लगाया मैं खोल के लिख रही हूँ, CH3 CH3 CH2 CH3। तो पूछा गया है भाई कितने, तो अब इन्होंने सामने बनाए हुए हैं, बट तुम देख लो किस किस पोजीशन पे। इस पे लग सकता है तुम्हारा हेलोजन, इस पे लग सकता है, इस पे लग सकता है, इस पे सेम ही बात है। तो ऐसे 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अब आ गया बड़ा प्यारा रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है जी, फिंकलस्टीन में देखो तुम या RCl RBr ले लो, Na के साथ रिएक्शन कराओगे एल्काइल आयोडाइड बनेंगे। तो ये मेथड जो है तुम्हारा एल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए, हेलोजन एक्सचेंज, इन्होंने अपने हेलोजन एक्सचेंज कर दिए। RX ने NaI के साथ रिएक्शन किया, इसने इसको अपना हेलोजन दिया, इसने इसको अपना, और Ri प्लस NaX बना लिया।
अब दूसरी बात इस रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट ये है, ये बोलता है कि यहाँ पे जो भी आपका चाहे NaCl बने चाहे NaBr बने, ये क्या होते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है ड्राई एसीटोन में। हम ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई एसीटोन में, और वहां ये NaCl NaBr प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। रिएक्शन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल तुम्हारा रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, है ना। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटी तो यहाँ से रिएक्शन फटाफट फटाफट आगे जाता गया। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब अगला रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, अपने फ्लोरोएल्केन्स। ये देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आप इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, AgF, Hg2F2, कोबाल्ट F2, SbF3, ये सब यूज करेंगे। आप ले लो कोई एल्काइल, जैसे एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, AgF ले लिया, यहां से क्या बन गया, तुम्हारे फ्लोरोमीथेन बन गया। तो आपको जब एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हो तो आप स्वार्ट्स रिएक्शन करवाते हो। अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, आप हाइड्रोकार्बन से कैसे बना रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा के। तो आपके पास क्या है, आपके पास है ये बेंजीन, ये टोल्विन, ठीक है। अगर आप इसमें X2 डाल दो, Fe डार्क, ठीक है जी। तो क्या होगा बेटा, क्या तुमको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन याद आया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या बोलता है कि तुम्हारा ये वाला ग्रुप कैसा है, प्लस H ग्रुप है, तो तुम्हारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थो हेलोटोल्विन, पैरा हेलोटोल्विन, ठीक है जी। एक बारी ऑर्थो पे चिपका दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैं पोजीशन बता रही थी, तुम्हें लगे मिथाइल बना दिया मैम ने। तो आपके पास ये बन जाएगा ऐसे, एक बारी ऑर्थो और पैरा, ठीक है जी, ये मिल जाएगा तुमको। लेकिन मान लो इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में यहाँ पे तुमने क्या लिया है, Fe डार्क लिया है, डार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ले लेते हो +X2 और ले लेते हो सनलाइट, फिर तुम्हारा रिएक्शन ये नहीं होगा। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हें साइड चेन हेलोजिनेशन कराई थी, तो जब हम वहां पे Cl2 ऐड करवाते थे, याद करो, तुम्हारे पास CHCl2 बनाते थे, फिर वाटर का अटैक करा के फिर हम इस Cl को हटाते थे और 2 OH ग्रुप लगाते थे और फिर पानी निकालते थे, तो हमारे पास बेंजेल्डिहाइड बनता था, याद करो, साइड चेन हेलोजिनेशन में। तो ध्यान रखना कि सनलाइट है या डार्क है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना चीजें, तब तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेंगी। अब आ जाओ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा ये लाइन भी देख लो, मैं कोशिश कर रही हूँ चीजें ना छूटे हमसे ना। तुम्हारे पास ऑर्थो पैरा आइसोमर्स कह रहे हैं, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और बोला है रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अगर आप इस X2 में I2 ले लोगे तो वो रिवर्सिबल होता है, आपको उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराना पड़ता है, या तो HNO3 या तो HI2, जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि क्या होगा कि तुम्हारे पास साइड में तुम्हारे पास HX बनता है, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो HX बनेगा, अगर आप यहाँ पे आयोडीनेशन करा रहे हो तो HI बनेगा, तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड मूव करा देगा। जैसे ये है तुम्हारा R, मान लो यहाँ पे तुमने ले लिया, कुछ भी ले लिया, CH4 ले लिया, यहाँ पे तुम हेलोजन ले लेते हो, सॉरी हम लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा ही होता है, रिवर्सिबल ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर कराना चाहते हैं रिएक्शन अपनी I2 के साथ, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, एक ही प्रोडक्ट बना रही हूँ, पैरा भी बनेगा, ठीक है, तो साथ में कुछ HI भी बन जाएगा तुम्हारा। अब ये क्या कर देगा, इस HI को ये वापस से तुम्हारा पीछे की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेगा,
ये बैकवर्ड मूव करेगा तो रिएक्शन तुम्हारी रिवर्सिबल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में HNO3 का यूज करते हैं, क्योंकि HNO3 क्या है, या फिर HiO4 का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जो HI बनेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद की रिडक्शन कर लेगा, दूसरे की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये बातें ध्यान रखो इसकी। अब आ जाओ सैंडमेयर रिएक्शन पे। क्या होता है सैंडमेयर रिएक्शन में, आप जब आप बेटा इसमें पहले तो आप क्या करो, एमाइंस का रिएक्शन देखो, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ। एमाइंस का रिएक्शन जब आप एमाइंस में एनिलीन का रिएक्शन, जब आप एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो NaNO2, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, इसमें ये जो N2 होता है ना, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, मतलब बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। फिर जब आप इसमें CuX2 डालोगे तो यहाँ से जो भी X है, X आपका Cl Br कुछ भी हो सकता है, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यहाँ से आप बना सकते हो। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। अब कई बार वो क्या करता है ना कि तुमको शुरू में रिएक्शन ऐसे नहीं देगा, वो बोलेगा पूरी तुमसे वो कराएगा रिएक्शन कि आप पहले नाइट्रेशन कराओ पेपर में। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, NO2 ग्रुप चिपका दिया, फिर आपने इसके रिडक्शन करा दी, तो NH2 बन गया। फिर आपने इसमें डाल दिया HNO2 या फिर NaNO2HCl, NaNO2HCl और आइस कोल्ड कंडीशंस, वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट है कंडीशंस यहाँ पे। फिर बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बाद जब ये बन गया, फिर तुम अपना सैंडमेयर्स रिएक्शन करवा दोगे, Cu2Br2 जो भी तुम्हें ऐड कराना है, और फिर तुम बनाओगे यहां से ब्रोमोबेंजीन। इतनी सारी चीजें तुमसे कराएगा, सारे कॉन्सेप्ट एक में करा देगा। अब जब तुम्हें आयोडाइड बनाना हो अपने पास, बेंजीन आयोडाइड, तो सीधा Ki डाल दो। Ki से तुम्हारा यहाँ पर अगर मैंने बनाना हो आयोडाइड तो मैंने Ki डाला, मेरा क्या बन गया, बेंजीन आयोडाइड। ये देखो आ गया अपना क्वेश्चन, आ गया अपना फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बारी नीट में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, तुम ये समझ लो। यहां पर तुमको पहले क्वेश्चन में ये रिंग, इसको मैं फिनाइल लिख दूं, चलेगा, चलेगा तुमको। आप इसमें HBr ऐड करा रहे हो, ध्यान रहे कोई पेरोक्साइड नहीं, कुछ नहीं, तो तुम्हारा ब्रोमीन ऑब्वियसली यहीं पे आके अटैच होगा, यहीं पे होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस कर रहा होगा फिनाइल के साथ, देख लो यहीं जुड़ा है Br। उसके बाद तुमको बोला कि इसमें इसमें तुम क्या करो, HCl ऐड करा दो, तो यहाँ पे जुड़ेगा तुम्हारा Cl, ठीक है, जुड़ गया। अब थर्ड वाले में ध्यान रखना बेटा, थर्ड वाला जरा देखो, ये सेकंड तो सिंपल था, थर्ड वाले में ध्यान रखना, कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना कि मुझे तो भाई दिख गया है कि मैं जब यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा वो कम स्टेबल है, फिर मैं रीअरेंजमेंट कराऊंगा, और फिर मैं यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, फिर प्रोडक्ट बनाऊंगा। इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत तुम हो जाना। तुम्हें क्या दिया हुआ है, HBr पर ऑक्साइड, तो ध्यान रहे एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, कोई तुम्हें कार्बोकेटाइन नहीं बनाने हैं, कुछ तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे तुम एंटी मार्कोनिकोज रूल के लगा के ये प्रोडक्ट बना के आओगे। और पता नहीं कितनी बार ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ लिया है, तो ध्यान रहे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा होगा फिर तुम्हारे साथ। अब ये मैंने तुम्हें अभी भी रीजन बताया, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विद KI।
अभी अभी बताया था HI बनेगा, फिर H2SO4 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, तो रिएक्शन नहीं होगी। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। डाइहेलोजन डेरिवेटिव प्रोपेन के बना दोगे ना, 3 कार्बन होंगे, कभी क्लोरीन यहाँ लगा देना, कभी क्लोरीन इन दोनों पे लगा देना, कभी क्लोरीन एक पे ही लगा देना, कभी क्लोरीन तुम बीच वाले में लगा देना, तो ऐसे 4 बन जाएंगे। ये तुम बना लोगे। आइसोमेरिक एल्केन C5H12, ये आइसोमर्स तुम्हें मैंने पेंटेन के बना के दिखाए थे, तो उसमें तुम सिंगल मोनोक्लोराइड, 3 आइसोमेरिक क्लोराइड, सिंगल मोनोक्लोराइड कितने बनेंगे, कितने बने थे, अभी अभी पीछे ही बनाए थे। सिंगल मोनोक्लोराइड कितने बने थे तुम्हारे, जब ऐसे बनाया था, 5 कार्बन को सीधा सीधा ज्वाइन कर लिया था, एक यहाँ एक यहाँ, 3 बने थे ना, 3 बने थे। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स कब बने थे तुम्हारे, अच्छा सॉरी, सिंगल मोनोक्लोराइड पूछा है ना, सिंगल तो इसी से बनेगा ना, नियो से बनेगा ना, नियो से बनेगा ना एक ही, हाँ तो नियो से बनेगा। और 3 आइसोमेरिक किससे बने थे तुम्हारे, 3 आइसोमर अभी जो बनाया था एन पेंटेन, एन पेंटेन से बने थे, ये नियो पेंटेन से बना सिंगल। और 4 फिर तुम्हारे किससे बने, आइसो से, आइसो पेंटेन से। ये मैंने अभी बना के बताए थे, तुम प्रैक्टिस कर लोगे। ये रिएक्शन डार्जन रिएक्शन है, पता है तुम्हें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cl। यहाँ पे देखो Br2, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है। NO2 CH2 CH3, तुम्हें क्या दिया है, ब्रोमीन दिया हुआ है और यूवी लाइट दिया है। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होती है, यहाँ तुम्हारा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा, स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो तुम्हारा Br यहाँ आके लग जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे CH3OH है, ये OH है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला OH जो है ये तुम्हारा वैसे ही नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि हेलो एरेन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होते हैं, वो नहीं देते हैं ना, SN1 देते हैं ना SN2, आगे हमने ये बातें डिस्कस करनी है। तो ये वाला OH जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, Cl, CH2Cl। इसमें देखो CH3HI, तो अब ये मत सोच लेना यहाँ पे कोई हेलोजिनेशन कुछ हो रही है, भाई ये डबल बॉन्ड है, HI की एडिशन करानी है सिंपल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ ये डबल बॉन्ड तो हटा दो ना, यहाँ पे लगेगा I कहाँ लगेगा, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इधर लगेगा H। अब ये तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज कर लो, ये भी तुम्हारा क्या है, इधर एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन बनेगा, क्योंकि एलाइलिक रेडिकल तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये सब मैंने डिस्कस कर लिए। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या चीज दी हुई है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब है, ये सब गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे, हायर मेंबर्स लिक्विड है, फिर सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये बातें हमें पता ही है। अब ये लाइन देखो, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनमें पोलैरिटी भी होती है, इनका मोलर मास भी अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हेलोजन एटम है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जो डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। एल्काइल हैलाइड्स से एल्काइल हैलाइड्स का तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियसली ना, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है, उसमें तो दूसरी है, डिस्पर्जन है, और वैसे भी इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है इनसे, इनके पेरेंट एटम से। अब कह रहा है द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर, अगर मुझे इन्हीं में करना हो कंपेयर, RI, RBr, RCl, RF, इनमें कंपेयर करना हो, तो तुम्हें पता है जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास ये अट्रैक्शंस भी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा, तो इस तरह से तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बढ़ेगा। यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम, द वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस। अब
आइसोमर वाला आ जाओ, आइसोमर पे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मैं आइसोमर्स वालों का बोलती हूँ ना, तुम देखो CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन यहाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ है, एक ब्रोमीन यहाँ है, यहाँ पे भी 4 कार्बन एक ब्रोमीन, तो मोलर मास सबका कैसा है, सेम ही है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें मैं बताऊं, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब सबसे ज्यादा कम तुम्हारा टर्शरी ब्रोमाइड का है, क्योंकि वहां ब्रांचिंग ज्यादा है। सेकेंडरी वाले का इस टर्शरी वाले से ज्यादा है, और एन वाले का सबसे ही ज्यादा है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रांचिंग उसमें ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया कम, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे, ये वाले जो तुम्हारे डाइक्लोरोबेंजीन्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीजें हैं। क्योंकि तुम्हारे पास अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो तुम्हारे पास मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारे पैरा का सबसे ज्यादा होता है। पैरा का सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना है, और सॉलिड स्टेट में इनके बीच में बेटा सिमेट्रिकल पैकिंग होती है। सिमेट्रिकल पैकिंग की वजह से ये काफी पास पास होते हैं, और बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर हमें इनको मेल्ट करना है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट? ये अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं, तुम्हारे पास पैरा का, पैरा के बाद ऑर्थो, फिर तुम्हारा मेटा, कुछ भी करके इसको याद रख सकते हो तुम। बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है, फिर तुम्हें गैसियस स्टेट पे लेके जाना होता है। तो तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा होगा वो तुम्हारा ऑर्थो का होगा, ऑर्थो के बाद पैरा का स्लाइटली ज्यादा है, फिर मेटा। ठीक है, डेंसिटी वाला टेबल देख लो, तो यहाँ पे है क्लोरो एल्केन है, ब्रोमो है, आयोडो है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है जी। अगर तुम्हारे यहाँ पे CH2 Cl2 CHCl3 CCl4 में भी देखें, तो क्लोरीन एटम्स बढ़ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि मास बढ़ रहा है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ये पानी में। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी बात करें, तो ये इतने ज्यादा हम इनकी बात करें, तो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई वाटर के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल कर लेते थे। अब यहाँ पर अगर इन्हें डिसॉल्व होना है, तो हेलो एल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ वाटर। इन्हें इसके अंदर सॉल्युबल होना है, तो कुछ हमें एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा। और सॉल्युबल होने, फिर जब ये डिसॉल्व कर दी और फिर इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, तो ऐसी प्रोसेसेस फेवरेबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जो होते हैं अपने हेलो एल्केन्स, ये तुम्हारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। As a result, solubility of haloalkanes in water is low. Haloalkanes tend to dissolve in organic solvent. ये organic solvent में dissolve होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आने के। अब एक्सरसाइज में देख लो, तुमसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो इस सेकेंड वाले का करके बता दो। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये है तुम्हारा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, CH3 आइसोप्रोपाइल। और एक है तुम्हारा क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहली बात है, जिसमें 4 कार्बन है उसका सबसे ज्यादा होगा। फिर आइसो, और इसमें क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, तो इसका सबसे कम होगा 3 नंबर पे, 2 नंबर पे इसका। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है जी। तो यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसकी एनसीईआरटी प्लीज लाइन टू लाइन रीड करो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एनसीईआरटी को। जहां जहां मैंने तुमको बोला है स्ट्रेस डालने पे, वहां पे डालो। अपनी एनसीईआरटी को भी इस तरीके से पढ़ो। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन यहीं से आने हैं, और तुम ही होगे जो एग्जाम में क्वेश्चन देख के फिर खुश होगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। और मैं तो तुम्हारे लिए लेके ही आ रही हूँ एनसीईआरटी सीरीज। अगर तुम्हें कुछ और मतलब चाहिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, अगर तुम चाहते हो कि मैम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स खत्म कराने के बाद कोई और चैप्टर उठाए, तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।